लेकिन चलिए अब शुरू करते हैं एग्जिट पोल का काम। भूपेंद्र आपके पास आ रहे हैं, चालू करते हैं, चलिए रेडी। जी देखिए स्वप्निल, जहां तक बात जोधपुर की करें तो जोधपुर में काफी रोचक मुकाबला यहां देखने को मिलेगा। यहां की सीटें 10 है जोधपुर शहर में, लेकिन कांग्रेस कितनी जीत पाएगी, बीजेपी कितनी जीत पाएगी, ये 3 तारीख को स्पष्ट होगा। लेकिन हमारी पूरी टीम जो है लगातार फील्ड में रही, उसने एक एक आंकड़े जुटाए, लगातार लोगों से संपर्क में रहे। उसके अलावा मैं यहाँ हमारे पूरे संभाग की टीम के बारे में भी आपको बता दूं कि किस तरीके से पाली, जालोर, सिरोही से तमाम लोग हमारे साथी हैं। उसके आगे आप जोधपुर के हमारे साथी बैठे हैं। ये तमाम वो लोग हैं जो लगातार फील्ड में रहे, काफी बड़ी संख्या में मतदाताओं से मिले, उनसे बातें हुई, क्योंकि ये वो टीम है जो लगातार 365 दिन जो फील्ड में रहती है। वो सर्वे नहीं है जो 1 या 2 व्यक्ति से पूछकर कर लिया जाए। ये तमाम वो लोग हैं जो लगातार फील्ड में रहते हैं, लगातार लोगों से व्यूज लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेरे साथ जालोर से टीम आ चुकी है, इनसे बात करते हैं। भाई साहब, जालोर की तमाम सीटों के बारे में आपसे समीकरण की बात करूं तो किस तरीके से आप देखते हैं जालोर में क्या स्थिति रहने वाली है? पहली सीट जालोर प्रॉपर, जालोर की प्रॉपर सीट है। वहाँ पे जोगेश्वर गर्ग जो बीजेपी से थे और कांग्रेस से रमीला मेघवाल थी जो रानीवाड़ा की पूर्व प्रधान रही है। और वहां पर देखा जाए तो मेघवाल समाज से 3 कैंडिडेट थे। पवनी मेघवाल थी, कांग्रेस से पूर्व प्रत्याशी रामलाल मेघवाल थे, वो भी मैदान में थे, और जोगेश्वर गर्ग है जो भाजपा से थे। तो 3 एक ही जाति की जो बड़ी वोट बैंक है उसमें तीनों तरीके से डाइवर्ट हो गया और जोगेश्वर जो गर्ग है वो सिंगल रह गए। तो वहां भाजपा का पलड़ा है वो मजबूत देखा जा रहा है और भाजपा की सीट निकल सकती है जालोर से। सांचौर, जहां सुखराम बिश्नोई जो मंत्री है गहलोत कैबिनेट के, उनके अलावा जो है वहां के आपके सांसद भी वहां से लड़ रहे हैं, तो क्या स्थिति है सांचौर में? सांचौर काफी रोचक मुकाबला, त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा था वहां। सांचौर में हालांकि भाजपा ने जो लोकसभा मेंबर है देवजी पटेल उनको टिकट दिया है। टिकट देने के बाद लगातार उनका विरोध हुआ है चुनाव खत्म होने तक। तो वहां पे भाजपा से बागी होकर जो निर्दलीय उम्मीदवार है जीवाराम चौधरी, वो उन्होंने बगावत कर ली थी और उनके साथ पूर्व प्रत्याशी जो थे दानाराम चौधरी, उन्होंने भी भाजपा से बगावत कर ली थी और निर्दलीय का साथ दिया था। तो भाजपा वहां चुनाव बैकफुट पे थी और निर्दलीय वर्सेस कांग्रेस के चुनाव थे। तो कांग्रेस में सुखराम बिश्नोई थे, वो मंत्री थे, हालांकि उन्होंने जिला बनाया। विकास के मुद्दे में सुखराम जी बिश्नोई अच्छे पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा था, उनको लोगों के बीच में जा रहे थे, उनका अच्छा जनसंपर्क था, लोगों से सीधा जुड़ाव था। फिर भी वहां कहीं न कहीं सुखराम बिश्नोई के साथ भीतरघात की संभावना है। उसकी वजह से वहां लगातार जीवाराम चौधरी है जो जेडी यानी दानाराम चौधरी और जीवाराम चौधरी को जो मिल रहा था समर्थन, उसमें सांचौर सीट से एक अलग ही निर्दलीय के रूप में समीकरण देखने को मिल रहे हैं और निर्दलीय बहुत हैवी था वहां सांचौर। और दूसरी सीटों की बात करें तो भीनमाल में देखे तो भीनमाल में भाजपा ने लगातार 7 बार टिकट दिए। किसका पलड़ा भारी है, कौन जीतता हुआ दिखाई दे रहा है, ये जरूर पूछें। वहां हालांकि इस बार कांग्रेस में जो लड़ाई होती थी ओम सिंह चांद्राई वर्सेस समरजीत सिंह में, वो इस बार देखने को क्या लग रहा है, किसका पलड़ा भारी? वहां टक्कर है। और का देखे तो और में सरोज चौधरी है, वो स्पष्ट जिले में एक पहली सीट है जो कांग्रेस के खाते में स्पष्ट बहुमत के साथ जा रही है। जालोर है वो भाजपा के पक्ष में है, भीनमाल है वो टक्कर है, रानीवाड़ा है वहां रतन देवासी इस बार निकल सकते हैं और कांग्रेस के खाते में सीट जा सकती है। हालांकि सांचौर की जो सीट है वो निर्दलीय को जा रही है स्पष्ट हो। अच्छा, पिछली बार क्या स्थिति थी और इस बार 5 में से पिछली बार कांग्रेस के पास कितनी थी, भाजपा के पास कितनी थी? पिछली बार सांचौर एक सीट थी, वो मात्र कांग्रेस के पास थी। वहां से सुखराम बिश्नोई जो जीत के आए सांचौर से, और चारों सीटों पे भाजपा का प्रचंड बहुमत था। इस बार उल्टा देखने को मिल रहा है। 3 सीटों पर कहीं न कहीं कांग्रेस निकल रही है, 2 पे, 1 पे भाजपा स्पष्ट निकल रही है और 1 पे निर्दलीय है। तो 1 पे कहीं न कहीं समीकरण जो भीनमाल वाली सीट है वो कंट्रोवर्सी सीट है। तो 2 स्पष्ट बहुमत भाजपा को मिल रहा है, तो 2 कांग्रेस और 1 निर्दलीय। 2 भाजपा, 2 कांग्रेस और 1 निर्दलीय। आप भी लंबे समय तक फील्ड में रहे, आपने क्या देखा फील्ड में? जी बिल्कुल, फील्ड में हमें ये सामने आया कि रानीवाड़ा में देखा जाए तो यहाँ पे भाजपा के प्रत्याशी हैं नारायण सिंह देवल और कांग्रेस से प्रत्याशी हैं रतन देवासी। इन दोनों में अब की बार कांटे की टक्कर है। देखा जाए तो यहाँ पे जातीय समीकरण के आधार पे वोटिंग हुई है। इस बार रतन देवासी है वो निकलते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए, ये जालोर की स्थिति थी। अब मेरे साथ पाली की टीम है। ये पाली के वो तमाम लोग हैं जिन्होंने लंबे समय तक पाली में फील्ड में काम किया है। भाई साहब, आप किस सीट के बारे में पूरी जानकारी बताइएगा कि क्या स्थिति रहने वाली है? मैं सुमेरपुर की बताऊंगा। सुमेरपुर में स्थिति इस बार थी कि स्थानीय उम्मीदवार थे जोराराम कुमावत दूसरी बार चुनाव लड़ रहे और
कांग्रेस से हरिशंकर मेवाड़ा जो पूर्व प्रधान रह चुके हैं और लंबे समय से फील्ड में थे, लेकिन इस बार भाजपा के लिए चुनौती बनी थी सीट, क्योंकि भाजपा के लिए मदन राठौड़ ने निर्दलीय आवेदन किया था और भाजपा के आला कमान ने उसको मनाया था। उसके बाद वो आवेदन वापस लिया था। इसके बाद भी कांग्रेस के लिए ये चुनौती बन रही थी, क्योंकि हरिशंकर मेवाड़ा लंबे समय से फील्ड में तो थे, लेकिन उनका भी भीतरी घात की जो संभावना थी और भाजपा में पूर्व विधायक अगर मदन राठौड़ भीतरी घात करते तो भाजपा के लिए घातक ये सीट बन सकती है। तो आप ये सीट किसको देंगे? ये सीट इस बार कांटे की टक्कर है, हरिशंकर मेवाड़ा जीतने की संभावना बन रही है ये सीट। अच्छा, मेहंदी के शहर सोजत से आए हैं मीठा लाल जी। मीठा लाल जी, क्या लगता है आपको सोजत की स्थिति के बारे में? जी, मैं आपको बता दूं कि सोजत विधानसभा क्षेत्र में पूर्व मुख्य सचिव कांग्रेस से निरंजन आर्य ने यहाँ प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा है और भाजपा से आरएस अधिकारी की पत्नी शोभा चौहान ने यहाँ चुनाव लड़ा है। इस बार सोजत विधानसभा क्षेत्र में कांटे की टक्कर है। हालांकि पूर्व मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने यहाँ 2 साल तक काफी मेहनत की है, काफी पसीना बहाया है, आम जन से मिले हैं और राजस्थान सरकार की योजनाओं को पहुंचाया है। दोनों में कांटे की टक्कर लग रही है। जी, कौन जीत रहा है? लड़ा भारी माने तो 50, 40, 60 क्या देंगे? जी, यहाँ पिछली बार भाजपा जीती थी और 20 वर्षों से भाजपा जीतती आ रही है। इस बार मार्जिन कम वोटों का रहेगा और कांग्रेस की संभावना जताई जा रही है। जी भाई साहब, ऑल ओवर पाली की बात करें तो किस तरीके से आप पाली के पूरे जिले को देखते हैं? पाली किस तरीके से किसके खाते में जा रहा है? पाली एक्चुअली बीजेपी का गढ़ रहा है। पिछले कई इलेक्शन में बीजेपी लगातार यहाँ से जीतती आ रही है। इस बार जैसे पाली में बाली देखे तो बाली में जो दोनों कैंडिडेट, दोनों सीएम के, पूर्व सीएम वसुंधरा जी के जो पूर्व 5 बार जीता है भाजपा के प्रत्याशी है पुष्पेंद्र सिंह, वो उनके करीबी है, और जो कांग्रेस के प्रत्याशी है बद्रीराम जाकर जो सीएम के एकदम करीबी है। इस बार ये यहाँ पर कांटे की टक्कर होगी। और जिस तरह से आप मारवाड़ में देख सकते हैं तो खुशदेव सिंह और केसाराम जो पूर्व विधायक है, यहाँ पर भी कांटे की टक्कर है। पिछली बार जो है भाजपा और कांग्रेस के पास कितनी सीटें थी और इस बार किसको क्या फायदा मिल रहा है? पहले 5 सीटें थी, एक निर्दलीय थे मारवाड़ से। इस बार मेरा जो अनुमान है इस पर 4 बीजेपी और 2 कांग्रेस। कांग्रेस का खाता खुलेगा कुल मिलाकर? पहली बार पाली में कांग्रेस खाता खुलेगा। जी देखिए, एक लंबे समय बाद जो है पाली जिले में हमारे संवाददाता, हमारे साथी बता रहे हैं कि कांग्रेस का खाता खुल रहा है। पिछली बार यहाँ कांग्रेस के पास सीट नहीं थी, बस मारवाड़ जंक्शन से जो निर्दलीय थे वो कांग्रेस के पक्ष में गए और इस बार कांग्रेस ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है। भाई साहब, क्या रहने वाला है आपके यहाँ सिरोही में? जी, सिरोही की बात करें तो सिरोही की सीट को लेकर पूरे प्रदेश की नजर है। मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री संयम लोढ़ा और पूर्व गोपालन मंत्री ओटाराम देवासी दोनों आमने सामने हैं। दोनों में वैसे कांटे की टक्कर बताई जा रही है, लेकिन संयम लोढ़ा ने इस बार विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा है। हालांकि ओटाराम जी देवासी बाहरी प्रत्याशी बताए जाते हैं, इसको लेकर भी भाजपा के काफी पदाधिकारियों में थोड़ा असंतोष रहा है। एक निर्दलीय रूप में भी एक कैंडिडेट खड़ा हुआ है भाजपा से, लेकिन फिर भी ऑल ओवर संयम लोढ़ा का पलड़ा थोड़ा भारी लग रहा है। और दूसरी सीटों पर? दूसरी सीट पे वैसे कांटे की टक्कर है। आप भाई साहब किन किन सीटों के बारे में बताएंगे, क्योंकि ये 3 सीटें हैं, इन्होंने प्रॉपर सिरोही के बारे में बता दिया। पिंडवाड़ा सीट पर क्या स्थिति रहने वाली? देखिए, पिंडवाड़ा सीट से भाजपा ने समाराम ग्रासिया को तो लगातार 4थी बार मैदान में उतारा है और कांग्रेस से लीलाराम ग्रासिया जो आबरूड पंचायत समिति के 15 प्रधान है, उन्हें मैदान में उतारा है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय आदिवासी पार्टी बाप वो कितना नुकसान कर पाती है दोनों ही पार्टियों को वोट बैंक में, सबसे बड़ी नजर इस पे है। हालांकि भाजपा का पलड़ा इस सीट पर भारी बताया जा रहा है। एक और सीट बची सिरोही। सिरोही की तीसरी सीट है रेवदर में जगसीराम कोहली लगातार 5वीं बार प्रत्याशी बनाए गए हैं। 20 साल से लगातार वो विधायक है वहां पर। और कांग्रेस से प्रत्याशी है मोतीराम कोहली जो उसी कम्युनिटी से आता है जिस कम्युनिटी से भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है। इस सीट पर भी कांटे की टक्कर है, पर पलड़ा बीजेपी का भारी बताया जा रहा है। तो 3 सीटों में से 2 बीजेपी, 1 कांग्रेस? बिल्कुल, एक सीट पर कांग्रेस मजबूत बताई जाएगी और 2 पर भाजपा। जी बिल्कुल, देखिए ये स्थिति थी सिरोही की। अब मेरे साथ जोधपुर के मेरे साथी हैं, उनसे भी बात कर लेंगे कि किस तरीके से जोधपुर में स्थिति रहने वाली है। ओशिया सबसे हॉट सीट है। ओशिया में दिव्या मदेरणा है कांग्रेस से और बेराराम सियोल जो है वो भाजपा से है। तो भाई साहब, क्या देखा, आपको कैसा लगा दोनों का चुनाव प्रचार और किसका पलड़ा भारी लगा? देखिए, जैसा कि आपने कहा कि ओशिया वाकई हॉट सीट है और राजस्थान की सबसे बड़ी हॉट सीट में अगर 2-3 का नाम है तो ओशिया वाजिब है। दिव्या मदेरणा जो कि परशुराम जी मदेरणा की पोती है, उसके पास अपनी विरासत है। वहीं बेराराम सियोल जो कि समाज सेवी है और उनके साथ में कुछ 2 राजपूत लीडर, क्योंकि ओशिया में जाट, राजपूत और माड़ी, उसके अलावा इन 3 जो है ऐतिहासिक जो जीत हार का फैसला करते हैं।
तो राजपूतों में शंभू सिंह खेतासर और महेंद्र सिंह भाटी जो दोनों चुनाव लड़ चुके निर्दलीय का, उन्होंने बहराम के साथ कदम से कदम मिलाया, साथ रहे। वही दिव्या मदेरणा जिसने अभी वहां कोई भी मीटिंग नहीं करवाई, कोई मीटिंग नहीं कराई और अपने बलबूते पे उसने चुनाव प्रचार किया। और जहां तक कि चूंकि मैं ये बात कह रहा हूं कि मालियों के वोट, और बात यह है कि जो मालियों के वोट हैं वो अशोक जी गहलोत साहब के इशारे पर, ऐसा कहा जाता है, जो भी हकीकत है, उनके इशारे पर या उनके जो कलीग्स हैं, उनके जो खास लोग हैं, उनके इशारे पर वो वोट दिए जाते हैं। तो वो वोट है 20,000। तो मैं समझता हूं कि इस बार जो हार जीत का फैसला है वो वोट ही करने वाले हैं। और कहीं ना कहीं इससे एक खबर निकल के आई है, सच और झूठ का तो कोई फैसला कर नहीं सकता है, कि ऊपर हाईकमान से भी निर्देशित किया गया अशोक जी गहलोत को कि वो उन माली वोटर्स को कहे, और अशोक जी के जो खासम खास जो नाम है, वो नाम नहीं बता सकता, वो आए और उन्होंने आग्रह किया, ऐसा कहा जाता है। तो उस लिहाज से यदि वो माली वोटर्स दिव्या जी के पास में आ गए तो दिव्या जी की जीत होगी। लेकिन बहराम जी के साथ में चूंकि 3-4 पुराने जो चुनाव लड़ चुके निर्दलीय उम्मीदवार वो साथ हो गए, तो इतनी कांटे की टक्कर चल रही है एक तरफ, और जन दोनों तरफ भी। अब जाट वोट जो है वो भी सारे दिव्या जी के साथ नहीं है, लेकिन ऐसा 50-50 या उससे ज्यादा रह सकता। मतलब मैं कहता हूं कि इनका जो हार जीत का जो अंतर होगा वो 5-6 हजार या 2-3 हजार हो तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं होगी। बड़ी कांटे की टक्कर होगी, बड़ी कांटे की टक्कर होगी, बड़ी कांटे की टक्कर। अर्जुन जी, आप नए जिले से हैं, आपका नया जिला बना है फलोदी का, क्या उसका फायदा सरकार को मिलने वाला है कुछ? देखिए, फायदा मिल सकता था, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी से जो बागी हुए हैं वो कहीं न कहीं नुकसान करवा सकते हैं, क्योंकि एनके मेरा है वो क्योंकि निर्दलीय में चुनाव लड़े, तो साफ तौर पर वो कांग्रेस को कहीं न कहीं नुकसान होगा। और ये जो फलोदी वाली जो सीट है, जो पहले भी पब्बाराम जो है वो जीत के गए थे, और इस बार भी अनुमान ये लगाया जा रहा है कि एक तरफा सीट है वो पब्बाराम बिश्नोई निकालने वाले। लोहावट में काफी रोचक मुकाबला है। लोहावट में आरएलपी भी काफी जो है टक्कर में है, और बताया जा रहा है कि जो एक राष्ट्रीय दल है वो तीसरे नंबर पे रह सकता है। लोहावट में काफी रोचक मुकाबला। देखिए, लोहावट भी अगर हॉट सीट की लिस्ट में आ जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लोहावट के अंदर एक तरफ तो गजेंद्र सिंह जी खिंगसर, जो कि हालांकि उनके बाहरी का ठप्पा था, लेकिन वो एक बार चुनाव जीत चुके हैं, और उनके सामने जो है वो कृष्णाराम जी, जिनको पहले टिकट मिला था। अब इसमें तीसरी बोतल आरएलपी, हनुमान जी बेनीवाल का बंदा सत्यनारायण जी एक तो वरिष्ठ कार्यकर्ता है, कांग्रेस के अच्छे कार्यकर्ता थे, और पिछले 10 सालों से वो टिकट मांग रहे थे, उनको टिकट नहीं मिला, तो आरएलपी से हाथ मिलाया गया। अब इसमें ये देखा जा रहा है कि खिंगसर साहब की जीत निश्चित इसलिए मानी जा रही है कि सत्यनारायण जी और कृष्णाराम जी विष्णु, क्योंकि वहां पर जो निर्णायक वोट है वो विष्णुओं के हैं, नो डाउट, सब जानते हैं। तो विष्णुई वोटर जो फंट गए, उनके जो टुकड़े हो गए, अब किसका टुकड़ा ज्यादा हुआ कम हुआ वो बात अलग है, और एक धड़ा पड़ा हो ऐसा हो नहीं सकता। तो ऐसे में हालांकि सत्यनारायण जी जो है वो अच्छे कार्यकर्ता हैं, रहे साथ रहे, सब कुछ है। कृष्णाराम जी कांग्रेस के अशोक जी के खास कर्मी माने जाते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि हार का और जीत का अंतर ज्यादा ना होगा तो भी गजेंद्र सिंह जी जो खिंगसर है, तो खिंगसर साहब ये जीत ले जाएंगे, क्योंकि त्रिकोणीय संघर्ष है, और इस त्रिकोणीय संघर्ष में मुझे लगता है कि ये भाजपा की झोली में सीट जाने वाली है। देखिए, जोधपुर की 2 सीटें ऐसी है जहां त्रिकोणीय मुकाबला है, एक भोपालगढ़ और एक लोहावट। ये दोनों सीटें ऐसी है जहां आरएलपी ने काफी रोचक मुकाबला कर रखा है। मेरे साथ कुछ वरिष्ठ लोग हैं जो जोधपुर शहर से हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगा, शहर में काफी जो है रोचक मुकाबला देखने को मिल रहा है, दोनों में कांटे की टक्कर बताई जा रही है, आप क्या कहेंगे? इस बार कांटे की टक्कर लग नहीं रही है, क्योंकि कुछ ऐसी घटनाएं हो गई थी और तुष्टीकरण और भी कुछ है चीजें, जिससे लग रहा है कि बीजेपी एक तरफा जीतेगी। जोधपुर शहर की सीट आप बीजेपी को दे रहे हैं? जी जी जी, बीजेपी को कंफर्म। यहाँ जो मुख्य मुद्दा चला, खासतौर से बीजेपी जो तुष्टीकरण का मुद्दा लेकर आई थी, और कांग्रेस चिरंजीवी और ओपीएस के भरोसे है, तो तुष्टीकरण का मुद्दा जोधपुर शहर में आपको हावी लगा? बहुत ज्यादा हावी लग रहा है, क्योंकि मैं तो डिटेल में बता नहीं सकता तुष्टीकरण के बारे में, लेकिन ये मुद्दा बहुत हावी है। भाई साहब, आपने क्या देखा? आप भी जोधपुर शहर सिटी से? जोधपुर सूरसागर और जोधपुर शहर दोनों। अच्छा, सूरसागर की बात करें तो यहाँ भी तुष्टीकरण का मुद्दा काफी चर्चा में रहा। मुख्यमंत्री भी कह के गए थे कि यहाँ तुष्टीकरण का मुद्दा जो है बीजेपी उठा रही था। आपको क्या लगा दोनों सीटों पर? तुष्टीकरण का मुद्दा तो बीजेपी पूरे नेशनल लेवल पे उठा रही है,
पर जोधपुर सूरसागर की सीट का मेरे मानने में ये है कि जो टिकट दिया गया कांग्रेस के द्वारा वो एकदम युवा दिया गया, जिससे कार्यकर्ता कांग्रेस के भी नाराज हुए। और जो दूसरी तरफ बीजेपी का जो टिकट मिला वो संगठन के एक वरिष्ठ व्यक्ति को मिला जो 8 साल जिला का अध्यक्ष रह चुका है, उससे पहले संगठन से 1971 से जुड़ा हुआ है। तो उसने अपने अनुभव का फायदा उठाते हुए काम किया। और दूसरी तरफ जो युवा था उसको बहुत कुछ सीखना था, पर फिर भी उसके साथ उसकी पार्टी के भी लोग जुड़े, परंतु ये एक तरफा मुकाबला रहा और सूरसागर में बीजेपी जीतेगी। जी देखिए, जोधपुर शहर और सूरसागर में बीजेपी काफी जो है अच्छी स्थिति में है और उम्मीद जताई जा रही है कि बीजेपी यहाँ ये सीटें निकाल सकती है। मेरे साथ सबसे मेरे वरिष्ठ सहयोगी रामदेव जी है, मनीष रामदेव है, जैसलमेर से आते हैं और काफी पुराने हमारे साथी रह चुके हैं। मनीष जी, आपको क्या लगा? जैसलमेर में 2 सीटें हैं, दोनों सीटों में आप किस तरीके से उनका एनालिसिस करेंगे? बिल्कुल, जैसलमेर सरहदी जिला है और परंपरागत रूप से यहाँ पर जो परंपरा रही है वो एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस की रही है। हालांकि उससे पिछली दफा छोटू सिंह भाटी जो बीजेपी से कैंडिडेट थे उन्होंने इस रिकॉर्ड को तोड़ा था और लगातार 2 बार वो भाजपा से जीते थे। लेकिन इस बार कांग्रेस में रूपाराम जो कि वर्तमान विधायक हैं और छोटू सिंह जिसको बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया, उन दोनों के बीच में मुकाबला था। हालांकि इस मुकाबले में छोटू सिंह भाटी की जीत को जो है वो लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि इलाके में जिस तरह के समीकरण बने हैं वो समीकरण कांग्रेस के अंदर की जो फूट थी उस फूट के चलते बीजेपी को सीधा सीधा फायदा मिला है, क्योंकि वहां पर मुस्लिम और मेघवाल वोटों का गठबंधन रहता है कांग्रेस की तरफ। लेकिन इस बार मुस्लिम वोटर्स जो है वो सारे एक साथ बीजेपी की तरफ टर्न आउट हुए हैं और उसका बड़ा फायदा जो है छोटू सिंह भाटी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जैसलमेर सीट की अगर बात करें तो निश्चित रूप से ये बात कही जा सकती है कि छोटू सिंह भाटी बीजेपी की तरफ से वहां पर सीट निकालते हुए नजर आ रहे हैं। और बात करें पोखरण की, तो पोखरण में कैबिनेट मंत्री साले मोहम्मद और महंत प्रतापपुरी के बीच में मुकाबला था और इस बार ये मुकाबला कड़ा था। पिछली बार महंत जो है वो केवल 800 और 22 वोटों से हारे थे। उसके बाद से लगातार इलाके में थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे, लोगों के बीच में जा रहे थे और अपना जो है वो जनता से जुड़ाव जो उन्होंने जारी रखा था। तो उसका फायदा कहीं न कहीं इस बार उनको मिलता हुआ नजर आ रहा है। महंत जो है वो हालांकि साइलेंट है पूरा मामला, और पिछली बार जिस तरह से हिंदू मुस्लिम हुआ था ये पूरा चुनाव पोखरण का, इस बार वो बात यहां पर नहीं दिखाई दी थी, क्योंकि महंत ने भी काफी सारे मुस्लिम मतदाताओं पर सेंध मारी थी और कई सारे मुस्लिम लोगों को भाजपा ज्वाइन भी करवाई थी। तो इस बार जैसलमेर जिले की दोनों सीटें कमोबेश भाजपा के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, जैसलमेर से जो है भाजपा के लिए अच्छी खबर है कि दोनों सीटें जैसलमेर में जा रही है। मैं मेरे साथी मनीष रामदेव जी को कहूंगा और शरद जी को भी कहूंगा कि वो मुझे ज्वाइन करें, क्योंकि सबसे रोचक सीट जिला है बाड़मेर। यहाँ काफी रोचक मुकाबला देखने को मिल रहा है, क्योंकि बाड़मेर एक ऐसा जिला है जहां निर्दलीय जो है दोनों ही पार्टियों पर हावी हो रहे हैं। मैं कुछ चाहे सीव हो, चाहे बाड़मेर हो, सिवाड़ा हो, या उसके अलावा बात करें भूपेंद्र, मैं आपसे जानना चाहता हूं, देखने को मिलेगा। रामदेव जी, भूपेंद्र, मेरी आवाज मिल रही है आपको? काफी जो है सशक्त उम्मीदवार बताई जा रही है। जी बिल्कुल, इस बार बाड़मेर मुख्यालय की अगर बात करें तो प्रियंका चौधरी जो है वो पारिवारिक रूप से भी अच्छी पृष्ठभूमि से आती है, तो उसका फायदा इनको मिल रहा है। और बीजेपी ने टिकट देने में जो देरी करी थी, दीपक कड़वासरा पर भरोसा जताया था, जो बिल्कुल हालांकि नए चेहरे के रूप में देखे जा सकते हैं। हालांकि दीपक का जो परिवार है वो राजनीति में रहा है, 2-3 पीढ़ी से जो है बाड़मेर में राजनीति कर रहे हैं। और मेवाराम चौधरी कांग्रेस की ओर से यहाँ पर प्रत्याशी बनाए गए हैं। लास्ट टाइम में बाड़मेर में मेवाराम चौधरी के साथ सीडी प्रकरण का आना जो है कहीं न कहीं उनके लिए नुकसान का सौदा साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर बीजेपी की बात करें तो दीपक उतने मजबूत नहीं मान रहे हैं, तो बाड़मेर प्रॉपर की सीट जो है वो कहीं न कहीं निर्दलीय प्रियंका के खाते में स्थिति काफी कमजोर बताई जा रही है। बिल्कुल, बात करें अगर 1, 2, 3 की, तो तीसरे नंबर पर दीपक बताए जा रहे हैं, पहले नंबर पर प्रियंका बताई जा रही है और दूसरे नंबर पर मेवाराम जैन बताए जा रहे हैं। हालांकि प्रियंका और मेवाराम के बीच में कंटेस्ट है, एकदम से ऐसी खुली स्थिति नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं प्रियंका जो है लीड करती हुई दिखाई दे रही है। सीयू एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी रही जहां रविंदर सिंह भाटी और फतेह मोहम्मद दोनों निर्दलीय हैं और दोनों ही बड़े राजनीतिक दलों भाजपा और कांग्रेस के लिए चुनौती बने हुए हैं। यहाँ मुख्य मुकाबला फतेह खां और रविंदर सिंह में बताया जा रहा है। सीयू के बारे में आप क्या कहेंगे? सीयू काफी रोचक मुकाबला होने वाला है। बिल्कुल, पूरे प्रदेश की हॉट सीट जो है वो सीयू बन गई थी, क्योंकि जिस तरह का प्रचार
रविंद्र सिंह भाटी ने किया था वो प्रचार अपने आप में एक अनोखा प्रचार था। चूंकि रेगिस्तानी इलाका है, सरहदी इलाका है, यहाँ पर लोग उतने पढ़े लिखे नहीं है, उतने जागरूक नहीं है, और जिस तरह से रविंद्र सिंह भाटी ने सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए पूरे इलाके में एक बूम सा बना दिया था अपने नाम का। तो अगर नाम की बात करें तो नाम आज भी जो है वो रविंद्र सिंह भाटी का हर ढाणी, हर गांव में जो है वो बच्चा ले रहा है, महिला ले रही है, बुजुर्ग ले रहा है। और चूंकि राजपूत जाति का होने की वजह से उसको ये फायदा मिलता हुआ दिख रहा है कि राजपूत युवा होने से राजपूत जाति के वोट जो है वो कहीं न कहीं इस युवा की तरफ डाइवर्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। चूंकि राजपूत जाति जो है वो इसमें अपना एक नया नेता जो है वो भविष्य का ढूंढ रही है, तो कहीं न कहीं रविंद्र जो है वो मजबूत स्थिति में माने जा रहे हैं। रही बात फतेह खान की, तो फतेह खान भी जो है वो टक्कर में माने जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि फतेह खान बहुत कमजोर स्थिति में, निर्दलियों में टक्कर है। जी बिल्कुल, दो निर्दलियों में टक्कर मानी जा सकती है। भाजपा और कांग्रेस जो है वो पिछड़ कर तीसरे नंबर पर आ गई है, और आरएलपी की तरफ से जालम सिंह थे, उनका कोई ऐसा खास वजूद वहां दिखाई नहीं दे रहा है। सिवाना सीट भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सिवाना में एक तरफ मानवेंद्र सिंह है तो दूसरी तरफ सुनील परियार है, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खास थे लेकिन निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। हमीर सिंह जो है वहां बीजेपी के हैं, तो वहां जो है टक्कर मानवेंद्र सिंह कहीं पिछड़ते हुए नजर आए उस पूरे मुकाबले में। जी बिल्कुल, त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति जो है वो सिवाना में देखने को मिल रही है। हमीर सिंह भायल बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए हैं, जो कि पहले भी यहाँ विधायक रह चुके हैं, और विधायक रहते हुए उतने ज्यादा काम लोगों के नहीं करवा पाए। उस वजह से इनको जो है वो स्थानीय जनता की नाराजगी झेलनी पड़ रही है। और मानवेंद्र सिंह की अगर बात करें तो मानवेंद्र सिंह जो है वो कहीं न कहीं देरी से उस क्षेत्र में पहुंचे हैं, तो उसका नुकसान जो है वो उन्हें वहां पर जो है वो कहीं न कहीं। सुनील परियार की स्थिति काफी मजबूत, अच्छी स्थिति में सुनील परियार माने जा रहे हैं। आज अगर 1, 2, 3 की स्थिति करें तो सुनील परियार 1 नंबर पे है, और 2 नंबर पे जो है वो ये दोनों ही कैंडिडेट है जो भाजपा और कांग्रेस। भूपेंद्र, बुढ़ामलानी एक ऐसी सीट है जहां कर्नल सोनाराम है तो दूसरी तरफ वसुंधरा राजे के नजदीकियों में से एक के बिश्नोई है। इन दोनों में भी काफी रोचक मुकाबला देखने को मिल रहा है, और बताया ये जा रहा है कि कोई भी जीत सकता है। जी भूपेंद्र, मैं स्पेसिफिक संख्या पर क्लैरिफिकेशन चाहता हूं। बाड़मेर जिले में आप किस तरह की संख्या देखते हैं, और दूसरा जोधपुर में सारी सीटों का 5 सीटों का तो हमें हिसाब किताब मिल गया, बाकी की 5 पर भी अगर बात हो जाए तो एक ओवरऑल नंबर्स क्या बनते हैं वो अगर आप बता पाए। जी देखिए, बाड़मेर की बात करें तो 3 सीटें जो है निर्दलीय काफी रोचक मुकाबला बनाए हुए हैं वहां, और संभवतः निर्दलीय यहां से जो है जीत सकते हैं, और 3 सीटें कांग्रेस के लिए यहां जो है बाड़मेर में काफी सेफ दिख रही है। उसके अलावा एक सीट ऐसी है जहां त्रिकोणीय मुकाबला है, वो है बायतू। उमेद सिंह आरएलपी के, उन्होंने जो है इस त्रिकोणीय मुकाबले को बना दिया है, काफी रोचक मुकाबला है। उमेद सिंह सीट निकाल सकते हैं, देखना होगा कि एन वक्त पर क्या जो है समीकरण काम आए, लेकिन यहां जो है बायतू की त्रिकोणीय सीट ये देखने को मिल रही है बायतू। और जहां तक बात जोधपुर की करें तो देखिए जोधपुर में 4 सीटें ऐसी। ठीक है भूपेंद्र, आपको यहाँ पर एक बार रोकना चाहेंगे हम। भूपेंद्र, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे, लेकिन आपको बता दें कि अब समाचार प्लस आपके सामने, आपने जोधपुर संभाग की स्थिति मोटे तौर पर समझ ली, लेकिन अब आपको समाचार प्लस एग्जिट पोल बताने जा रहा है कि आखिर किसको कितनी सीटें राजस्थान में मिल सकती है। और आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, टोटल 199 सीट पर मतदान हुआ। कांग्रेस को इसमें 56 से लेकर 64 सीट के बीच संतोष करना पड़ सकता है, यानी कि राज बदलेगा, माफ कीजिएगा, राज भी बदलेगा, रिवाज नहीं बदलेगा। और बीजेपी की बात करें तो 113 से लेकर 122 सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है। यह समाचार प्लस का महा एग्जिट पोल बता रहा है आपको। वहीं निर्दलियों की बात करें या दूसरे दलों की बात करें, चाहे आरएलपी हो, चाहे बसपा हो, या फिर दूसरे दल हो जो कि चुनावी मैदान में है, उनको 14 से लेकर 19 सीटें यहां पर मिल सकती है इन चुनाव के अंदर। स्वप्निल, बिल्कुल, और मोटे तौर पर अगर इसका एनालिसिस करने की हम कोशिश करते हैं तो देखिए बंपर वोटिंग हुई है। जितनी ग्राउंड ब्रेकिंग जीत की उम्मीद बीजेपी कर रही थी, समाचार प्लस के एग्जिट पोल में उतनी ग्राउंड ब्रेकिंग जीत बीजेपी की नजर नहीं आ रही है। लेकिन 113 से 122 का नंबर सेफली न केवल सरकार बना रहे हैं बल्कि सेफली वो सरकार चलाएंगे भी, ये कम से कम इन आंकड़ों में पता चल रहा है। लेकिन जिस तरह से अन्य की संख्या नजर आ रही है, दीपक आपने जो बताया, उसका मतलब यह है कि बहुत सी जगहों पर उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस दोनों को नुकसान पहुंचा है। इसी वजह से यह आंकड़ा कुछ इस तरह का है, नहीं तो यह आंकड़ा और बड़ा नजर आता जिसकी वो बात कर रहे थे 163 के पार, या कांग्रेस कह रही थी 156 के पार। ये अन्य ने कई जगहों पर उनका गेम बिगाड़ा है। कांग्रेस की अगर हम बात कर लेते हैं तो उनकी सीटें कम हो रही हैं, और काफी हद तक कम हो रही हैं, लगभग 40 की संख्या से भी ज्यादा पिछली बार जो उन्होंने हासिल किया उसके हिसाब से। यह समाचार प्लस का एग्जिट पोल था। एक बार फिर मैं भूपेंद्र आपके पास आ रहा हूं, आप जोधपुर जिले की बात कर रहे थे, एक बार उसके आंकड़े बता दें।
जी देखिए, जहां तक बात जोधपुर की करें तो एक सीट ऐसी है जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जीत जो है वो सामने दिख रही है। उसके अलावा बीजेपी के पास 4 से 5 सीटें ऐसी लग रही है जहां बीजेपी जो है आसानी से सीट निकाल सकती है, जिनमें फलोदी है, शेरगढ़ है, सूरसागर है और बिलाड़ा सीट है। ये 4 सीटें ऐसी लग रही है जहां बीजेपी जो है आसानी से जीत जाएगी। दूसरी सीटें ऐसी है जहां काफी रोचक मुकाबला है, जिनमें 2 सीटें भोपालगढ़ और लोहावट, जहां आरएलपी ने काफी रोचक मुकाबला बना रखा है। ओशिया और लूनी में आमने सामने का मुकाबला है कांग्रेस और बीजेपी का। दोनों में से कोई भी जीत सकता है, जनता ने जिसे चाहा है उसे जीत मिलेगी। लेकिन रोचक मुकाबला जो है, सबसे रोचक मुकाबला ओशिया में और लूनी में देखने को मिलेगा। आरएलपी ने लूनी में जरूर कुछ समीकरण बिगाड़े हैं, जिससे उम्मीद जताई जा रही है कि कांग्रेस वहां से सीट निकाल सकती है। लेकिन जोगाराम पटेल भी किसी मायने में कमजोर नहीं लगे। उन्होंने लगातार चुनाव प्रचार में कई मुद्दे उठाए। वसुंधरा राजे उनके चुनाव प्रचार में आई, कई भाजपा के दिग्गज 5 आप कह रहे हैं बीजेपी, 1 आप कह रहे हैं कांग्रेस, बाकी 4 पर किसका पलड़ा नजर आ रहा है? क्या वो अन्य के खातों में जा सकती है या उनमें कांग्रेस और बीजेपी की पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी आप ज्यादा देख रहे हैं? जी देखिए, लोहावट और भोपालगढ़ की बात करें तो यहां त्रिकोणीय मुकाबला है। ये सीट जो है कांटे की टक्कर मान सकते हैं। इनमें से एक आरएलपी और एक कांग्रेस जीत सकती है। एक आरएलपी और एक कांग्रेस यहां से जो है सीटें निकाल सकती है। तो वहीं दूसरी तरफ बात करें लूनी की, तो लूनी में काफी रोचक मुकाबला है। ओशिया में लूनी रोचक मुकाबला होगा। दोनों में से जो है सीटें में भी कांग्रेस और बीजेपी दोनों में से कोई भी निकाल सकती है। तो बड़ा आंकड़ा ये बता दूं कि 4 बीजेपी, 1 कांग्रेस और 5 में रोचक मुकाबला। ठीक है। और दूसरा, अभी तक जो आपने अपने सहयोगी से बातचीत की है, इतना तो समझ में आ रहा है कि बीजेपी मतलब वहां पर जो मुद्दे रहे हैं वो बेसिकली ध्रुवीकरण वर्सेस तुष्टीकरण के बीच में ज्यादा घूमे हैं, या दूसरे फैक्टर्स भी काम कर पाए? जी देखिए, इस पे बात करते हैं। शरद जी मेरे साथ है, सिरोही से अपने वरिष्ठ सहयोगी है। शरद जी, जो मुद्दे चले वो ध्रुवीकरण चला या ओपीएस और जो कांग्रेस मुद्दे उठा रही थी वो चला, तो आपको क्या लगा मुख्य मुद्दा? देखो भूपेंद्र, मैं आपको पहले बताऊं कि जो मारवाड़ की बात करें तो मारवाड़ का जो राजस्थान की राजनीति में जो है मूड है बांपना बेहद मुश्किल है। और यहाँ सियासत का जो शतरंज की सियासत पर ऊंट किस करवट बदलता है ये कहना बहुत मुश्किल है। और राजनीति किस करवट लेती है, वैसे कि जैसे जैसे रेगिस्तान में जो धोरे रेतीले धोरे होते हैं वैसे राजनीति यहाँ बदलती है। पूरी ऑल ओवर बात करें तो पूरे जोधपुर संभाग की एक मारवाड़ में वैसे 6 जिलों की बात करते हैं अपन, तो उन 6 जिलों में टोटल ऑल ओवर इस बार धर्म के नाम पर और विकास के नाम पर चुनाव मुख्य रूप से लड़ा गया है। 33 सीटें हैं पूरे पश्चिमी राजस्थान में। 33 में पिछली बार कांग्रेस और बीजेपी की क्या स्थिति हो, तो अभी जो है कांग्रेस और बीजेपी की क्या स्थिति मानते हैं आप? मैं आपको बताऊं कि पिछली बार के चुनाव की बात करें तो 16 बीजेपी थी और नहीं 16 कांग्रेस थी और 14 बीजेपी थी और 2 निर्दलीय थे। एक तो निर्दलीय सिरोही से थे और एक कांग्रेस की सीट थी सुखराम बिश्नोई की। तो इस बार की बात करें तो कुल ऑल ओवर 21 सीटें बीजेपी 20-21 सीटें मान रही है और कांग्रेस बाकी की जो सीटें हैं 9 सीटें मांग रही है और 3 निर्दलीय मान रहे हैं। इस तरीके से है। तो ये स्थिति है स्वप्निल जोधपुर में, और जोधपुर संभाग में से 33 सीटें हैं, उनमें से 16 से 20 जो है बीजेपी के पास आ सकती है। दूसरी सीटें जो है कांग्रेस के पास और इंडिपेंडेंस या अन्य निर्दलीय या त्रिकोणीय मुकाबला जिसे आरएलपी कह सकते हैं। आरएलपी ने कई सीटें जो है पश्चिमी राजस्थान में प्रभावित की है, जिनमें बायतू भी शामिल है, भोपालगढ़, लोहावट, लूनी है, वहां भी काफी इफेक्ट किया है। तो कुछ सीटों पर जो है आरएलपी भी समीकरण अपने बड़े राजनीतिक दलों की बिगाड़ रही है। जी चलिए भूपेंद्र, आपने जोधपुर संभाग की पूरी स्थिति हमारे सामने रख दी।